नमस्कार, डीडी हिमाचल की इस खास पेशकश में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्म प्रकाश। आज का दिन देश के लिए खास है। आज का दिन देश के आम नागरिक के लिए खास है। केंद्र सरकार के आम बजट का ऐलान आज किया गया है, घोषणा आज की गई है। कई बड़े फैसले, कई बड़ी घोषणाएं इस बजट के जरिए आज हमें देखने को मिली है और इसी पर आज बजट परिचर्चा में हम तमाम जो इस बजट की जो विशेषताएं हैं, खासियतें हैं, उस पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा को लेकर खास मेहमान हमारे साथ आज इस प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं, जिनका सबसे पहले आपसे तारुफ करवाते हैं और उसके बाद आपको एक खास रिपोर्ट भी दिखाएंगे आज के बजट को लेकर। सबसे पहले मेहमानों से आपका इंट्रोडक्शन करवाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर रामलाल शर्मा जी हैं, शिक्षाविद हैं, रिटायर्ड कॉलेज प्रिंसिपल हैं और शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ अर्थशास्त्र के जगत में भी अहम जानकारी रखते हैं, अहम रुचि रखते हैं। साथ ही साथ हमारे साथ राजीव सूद जी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और अर्थशास्त्री हैं और ये भी अलग अलग मंचों पर अर्थशास्त्र जगत से संबंधित जानकारियां खुले मंच पर रखते आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। साथ ही हमारे साथ सुभाष वर्मा जी हैं, रिटायर्ड कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं और सोशल सर्विस में काफ़ी ज़्यादा इनका योगदान रहता है। हिमाचल और शिमला के जो स्थानीय मुद्दे हैं उनमें इनको आप अक्सर देखते सुनते आए हैं, अलग अलग मोर्चों पर आम जनता के हित की बात रखते आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुभाष जी आपका भी, आप तीनों मेहमानों का हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज के बजट परिचर्चा में केंद्र सरकार, निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनके इस बजट भाषण में क्या कुछ खासियतें थी, क्या कुछ बड़ी बातें थी, उन पर आज हम चर्चा करेंगे। हिमाचल का इसमें कितना रोल देखने को मिला है और साथ ही साथ ओवरऑल भारत देश के जो नागरिक हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, उन सब के लिए इस बजट में क्या क्या निकल कर आया है। विकसित भारत की तरफ एक और बढ़ता कदम इसे मानकर चल रहे हैं और इस बजट में कई ऐसे बड़े ऐलान देखने को मिले हैं जिसमें ये छाप देखने को मिलती है कि विकसित भारत का जो लक्ष्य केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक का रखा है, वहां तक पहुंचने के लिए भागीदारी सुनिश्चित ये बजट करता है। सबसे पहले ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं कि आज के इस बजट में क्या कुछ खास रहा है, उसके बाद इस परिचर्चा को शुरू करेंगे। सबसे पहले देखिए खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार के आम बजट में आज वित्त मंत्री ने कई बड़े ऐलान किए हैं। इस बजट को विकास का बजट कहा जा रहा है, जिसमें विकसित भारत की एक तस्वीर नजर आती है। प्रधानमंत्री ने पहले ही अपने संबोधन में बजट को मध्यम वर्ग का बजट बताया था और बजट के दौरान नौकरी पेशा लोगों को बड़ी राहत देते हुए वित्त मंत्री ने इस दावे को साकार भी कर दिया। इस बार केंद्र सरकार के आम बजट में सबसे बड़ा ऐलान टैक्स को लेकर हुआ है, जिसमें 12,75,000 तक की आय पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर कैंसर जैसी बीमारी पर बड़ी राहत मिली है। इस पर ड्यूटी टैक्स को खत्म कर दिया गया है, जिससे देश में कैंसर समेत 36 जीवन रक्षक दवाएं सस्ती हो जाएंगी। कपड़ा उद्योग को देश में मजबूत करने के लिए कपास की पैदावार बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा और इसके लिए 5 साल का मिशन शुरू किया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक करने का फैसला लिया गया है। छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने स्पेशल क्रेडिट कार्ड जारी करने का फैसला लिया है, जिसके पहले चरण में 10 लाख कार्ड जारी होंगे। लघु उद्योग के लिए लोन गारंटी को 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए तक करने का फैसला लिया गया है। स्टार्टअप योजना के लिए सरकार की तरफ से मिलने वाले लोन की सीमा भी 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए कर दिया गया है। मेक इन इंडिया के तहत देश में खिलौने के उत्पादन पर फोकस रहेगा और देश को खिलौना उत्पादन का हब बनाने की कोशिश की जाएगी। IIT पटना का विस्तारीकरण भी किया जाएगा और उसके लिए स्पेशल वित्त पोषण केंद्र सरकार की तरफ से मुहैया कराया जाएगा। मेडिकल एजुकेशन में अगले साल 5 साल में 75,000 नई सीटें जारी करने का फैसला लिया गया है, जिससे चिकित्सीय शिक्षा का विस्तार होगा। सरकारी स्कूलों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा और शिक्षण संस्थानों को डिजिटल बनाया जाएगा। इंश्योरेंस सेक्टर में विदेशी निवेश की सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% तक करने का फैसला लिया गया है। First time entrepreneurs. This will provide term loans up to 2 crore rupees during the next 5 years. The scheme will incorporate lessons from the successful Stand Up India scheme. Online capacity building for entrepreneurship and managerial skills will also be organized. इसके साथ ही इस बजट में पर्यटन के क्षेत्र में विस्तार करने का भी दावा किया गया है। देश के शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों को राज्यों की भागीदारी के साथ विकसित करने का ऐलान किया गया है।
साथ ही अगले 3 वर्षों में देश के सभी जिलों में जिला स्तरीय कैंसर डे केयर सेंटर खोलने की घोषणा की गई है। इसके अलावा शहरों के विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के अर्बन चैलेंज फंड की भी घोषणा हुई है, जिसका उद्देश्य शहरों को एक गतिशील विकास केंद्र में तब्दील करना है। केंद्रीय बजट में स्टार्टअप इंडिया के लिए 10,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त नए फंड की घोषणा की गई है। अगले 6 साल में मसूर, उड़द और तुअर जैसी दालों की पैदावार बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। फसलों की उपज बढ़ाने के लिए पीएम धन धान्य योजना की भी शुरुआत की जाएगी। इस योजना से 1,70,00,000 किसानों को फायदा होगा और राज्य सरकारों के सहयोग से ये योजना शुरू होगी। एयर कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए देश के छोटे शहरों को 88 एयरपोर्ट से जोड़ा जाएगा। देश में एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल फॉर एआई यानी कि इंडियन एआई के लिए 500 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। वहीं अनुसंधान, विकास और इनोवेशन के लिए 20,000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट की सराहना करते हुए कहा कि इस बजट से भारत के आर्थिक विकास को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि बजट में विनिर्माण पर जोर दिया गया है और इस बजट से 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं पूरी होंगी। रोजगार का बहुत बड़ा क्षेत्र है और टूरिज्म जो रोजगार का सबसे बड़ा क्षेत्र है, एक प्रकार से चारों तरफ रोजगार के अवसर पैदा करने वाला एक क्षेत्र को ऊर्जा देने वाला काम करेगा। आज देश विकास भी विरासत भी इस मंत्र को लेकर चल रहा है। यानी इस बार के बजट में किसानों से लेकर युवाओं तक, आम आदमी से लेकर नौकरी पेशा वर्ग तक हर किसी को दायरे में रखा गया है और करदाताओं को मिलने वाली टैक्स छूट इस पूरे बजट का केंद्रीय बिंदु बनकर उभरा है, जिसे लेकर देश का नौकरी पेशा वर्ग इस बजट को लेकर गदगद नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, शिमला। विकसित भारत की ओर एक कदम के तौर पर इस बजट को देखा जा रहा है। टूरिज्म का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, साथ ही साथ युवा हो, रोजगार हो या फिर जो देश भर की जो इकोनॉमी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको डेवलपमेंट करने की बात हो, सबका जिक्र इस बजट के जरिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विनिर्माण का बजट इसे कहते नजर आए हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे। बहुत सारे फैक्टर लेके आए हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, लेकिन सबसे बड़ा जो फोकस पॉइंट आज का था इस बजट का, वो था टैक्स स्लैब में जो बदलाव किया गया है। राजीव जी, आपसे हम शुरुआत करेंगे। आम आदमी की नजर सबसे पहले इसी पर थी, इसी को लेकर कयास भी लगाए जा रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, चाहे कल का जो बजट सेशन शुरू होने से पहले का उनका संबोधन हो, उसमें भी उन्होंने बार बार इशारा किया है कि मध्यम वर्ग का ध्यान रखा जाएगा, मध्यम वर्ग का ध्यान रखा जाएगा। क्या मध्यम वर्ग का ध्यान रखे जाने के लिए टैक्स स्लैब में चेंज करना और छूट का दायरा बढ़ाना एकमात्र जरिया था? और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि इसकी जरूरत, क्योंकि कहा जा रहा था कि इसकी जरूरत बहुत ज्यादा थी, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जरूरी है इंसान के हाथ में, आम आदमी के हाथ में, नौकरी पेशा के हाथ में पैसा बचे रहे, टिके, और उसके लिए टैक्स में रियायत देना जरूरी था। कितना इंपॉर्टेंट ये फैसला था और कितना ज्यादा फायदा देश के नौकरी पेशा वर्ग के लिए इससे मिलेगा? थोड़ा सा इसको आप इस पे रोशनी डालिए। आम आदमी की जो बजट के ऊपर नज़र रहती है वो डायरेक्ट टैक्स के ऊपर ही रहती है। बाकी तो चीज़ें तो हैं, वो तो स्पीच में सुनते हैं और ज़्यादा उसके ऊपर अमल नहीं करते। तो डायरेक्ट टैक्स की जब हम बात करें तो जो आज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मुर्मू मैडम जी ने जो आज दही शक्कर खिला के जो भेजा था अपने वित्त मंत्री जी को, वो बेसिकली मिडिल क्लास के लिए वो दही शक्कर थी। तो मिडिल क्लास का बजट डेफिनेटली ये मिडिल क्लास का ही बजट है और पहली बार अगर जो हम देखें तो मध्य वर्ग के लिए सोच आया है इस बजट में। नहीं तो हर बजट में या तो कॉर्पोरेट सेक्टर की बात होती थी या एक जो बिल्कुल निम्न वर्ग है उनकी बात होती थी। मिडिल क्लास का ही बजट है और मिडिल क्लास के हाथ में, उनकी जेब में जिस तरह की उसकी अपनी स्लैब में आता है, जो मानना ये है कि 10,000 रुपये न्यूनतम एक किसी छोटे जो करदाता है उसको भी जेब में आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा उसको छूट जो है 80 से लेकर 84,000 रुपये तक उसको भी मिलेगी। पर इसमें जो समझने वाली बात है, जो हेडलाइंस बनती है वो बना रहे हैं कि 12 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, पर यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है क्योंकि साथ साथ में उन्होंने एक जीरो से लेके लेकर 4 से 8 तक का, 8 से 12 तक का। अब यहाँ पे श्रोताओं के लिए मैं इसमें थोड़ा सा क्लियरिटी करना चाहता हूँ। जो 12 लाख है वो है आपका न्यू रजीम में। न्यू रजीम का मतलब यह है कि जो 2-3 साल पहले ये किया था कि आप जो टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में जो पैसा लगाते हैं, जैसे सेक्शन 80C होता था, 80D होता था, या हाउसिंग लोन के ऊपर आप कर्जे के ऊपर जो छूट लेते थे, वो चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी।
आप LIC, PPF, NSC इनका छूट नहीं मिलेगा। तब 12 लाख रुपए वाली जो बात करते थे, जो 0 to 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, फिर 16 से 20, फिर 6 तरह के स्लैब्स बने हुए हैं, वो है ओल्ड रजीम के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास विकल्प होता है कि हम जब रिटर्न फाइल करने लगते हैं तो उसमें हम सोचते हैं कि कौन से में हमारे को फ़ायदा मिलता है, ओल्ड में मिलेगा या न्यू में मिलेगा। मतलब अगर LIC प्रीमियम और HRA और इनका आपको बेनिफिट लेना है तो आप ओल्ड रिजीम में तब ओल्ड जाएंगे, में करेंगे। लेकिन उसमें फिर 12 लाख वाली लिमिट तो नहीं 12 लाख नहीं फिर है, 4 लाख से ऊपर टैक्सेबल हो तो जाएगा। इसलिए ये हेडलाइन थोड़ी सी हाँ, चेंज हो सोशल जाएगी। मीडिया में जो आ रही है थोड़ी सी गलत है ये। ठीक है, तो ये दोनों रिजीम में फिर मतलब कोशिश ये है गवर्नमेंट की कि न्यू रिजीम की तरफ जो ये देखिए टैक्स बड़ा बढ़े। ये पिछले साल से ये चला हुआ है कि आस्ते आस्ते इसको फेज आउट ही करना चाहते हैं। दे वांट टू एक तरह का इंसेंटिव देना चाहते हैं कि लोग जो हैं नए रजीम में आ जाएं। उसकी सोच समझ बिल्कुल ठीक है एक तरह की, कि वो चाहते हैं कि बोरोइंग कॉस्ट जो है गवर्नमेंट की, जैसे PPF में स्मॉल सेविंग में पैसा लगाता था तो गवर्नमेंट को उसके ऊपर ब्याज देना पड़ता था, तो एक तरह का उसको बर्डन पड़ता था सरकार के ऊपर। तो कहता है यार इसको अब स्पेंडिंग इकॉनमी बढ़ाओ, छूट भी दे दो, डिस्पोजेबल इनकम भी जो है वो करदाताओं के हाथ में आएगी और वो पैसा खर्च करेंगे जिससे कि GST भी मुझे मिलेगा। तो दोनों तरफ से फ़ायदा मिलता है। तो डायरेक्ट टैक्सेस में मेरे पास वैसे थोड़ी सी ग्रोथ आ रही थी, तो उसमें क्वेश्चन था मेरे को कुछ घटाने का, उसको घटा दिया। और GST तो मेरा बढ़ता ही जा रहा है, पर इसका एक थोड़ा सा एक फॉल आउट भी होता है कि GST जो है वो एक हर आदमी देता है, चाहे वो बीड़ी खरीदता है या छोटा सा भी काम करता है, उसको भी GST देना पड़ता है, बड़े को भी देना पड़ता है। तो यहाँ पे एक जो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस में रहती है कि हर आदमी को वो देना पड़ता है। 100% डेफिनेटली ये रहता है चीज़। पर लेकिन अगर ये ओवरऑल देखें तो इससे बेनिफिट तो जो 6 करोड़ जो मेरे करदाता हैं इस टाइम, उसमें से 3 करोड़ जो हैं वो तो टैक्स देते ही नहीं है, वो तो नील की रिटर्न फाइल करते हैं। जो लगभग जो 3 करोड़ जो देते हैं टैक्स, उनको 100% इसमें बेनिफिट मिलेगा। पर इसका एक अगेन फ्लिप साइड भी है। फ्लिप साइड ये है, जैसे हिमाचल के संदर्भ में बात करें तो अब जैसे सब्सिडी की बात कर रहे थे कि हमने 125 यूनिट सब्सिडी दे रही है, पर जो इनकम टैक्स पे ये जो करदाता है उसको भैया हमने निकाल देना है। तो अब क्या होगा कि जो करदाता हो वैसे ही और जो है कम हो जाएंगे, तो सब्सिडी और देनी पड़ जाएगी। तो वित्तीय संकट हिमाचल का थोड़ा सा और गहरा जाएगा इस चक्कर में। ठीक है, और उसी वित्तीय संकट से निकलने की उम्मीद लगाए बैठे थे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। कल जब हम सोलन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो बताया उन्होंने कि किस तरह से वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सेंटर इस पे फोकस करेगा। थोड़ा सा एजुकेशन की बात करेंगे सर। डॉक्टर साहब, डॉक्टर रामनाथ शर्मा जी हमारे साथ हैं। शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा ऐलान इसमें, चाहे वो फिर जो IITs हैं देश की उसमें सुधार की बात हो, या फिर जो किताबें हैं उनको डिजिटाइज करने की बात हो, स्कूलों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ने की बात हो, डिजिटाइजेशन की तरफ एजुकेशन के सेक्टर में ज़्यादा फोकस करने की सरकार कोशिश कर रही है। कितना उसमें कामयाबी मिल सकती है और कितना ये फ़ायदेमंद है? बिल्कुल, क्योंकि जैसा आपको मालूम है कि हमारा देश जो है और जो सरकार ने NEP 2020 की दिशा में आगे की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं, और उसी दिशा में एजुकेशन का डिजिटाइजेशन के लिए, और ख़ास तौर पर अगर इस बजट में मैं बात करता हूं तो 50,000 टिंकरिंग लैब यानी कि नवाचार को, और ताकि हम जो हैं वो साइंटिफिक टेम्परामेंट बच्चों का जो है वो इंक्रीज़ कर सकें, इस दिशा में एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े हैं। और उसी तरह से जैसे +2 स्कूल्स की बात की गई है कि सारे जो भी स्कूल्स हैं उनको जो है ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी के साथ जोड़ा जाएगा, तो वो भी एक जो है वो एक डिजिटलाइजेशन की तरफ जो है वो एक अच्छा कदम है। और क्योंकि एजुकेशन जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है कि जिससे हम चाहते हैं कि हम पूरा चेंज अगर हम जो है वो लाना चाहते हैं सोसाइटी के अंदर, तो हमारे को एजुकेशन के अंदर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। और उसी तरह से जैसे IIT की बात की गई, और इस तरह के जो हैं वो जैसे मेडिकल कॉलेजेस की जो है वो सीट्स बढ़ाने की इसमें बात की गई है, तो एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ है। क्योंकि हमारे को आने वाले दिनों के अंदर जो टेक्निकल और स्किल की बात हो रही है, स्किल इंडिया की बात हो रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी इस जो है वो बजट के अंदर दिखती है। और भी मतलब कुछ लिमिटेशंस हो सकती हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें अभी हमारे भले ही जो बजट के अंदर जो है वो अनाउंसमेंट की गई है कि +2 जितने भी हमारे हैं उनको ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के साथ जोड़ा जाएगा, परंतु इसमें चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस जैसे ख़ास तौर पर जो रिमोट एरियाज़ हैं उनके साथ बहुत जो है वो कनेक्टिविटी इशू
जो है वो भी हमारे को देखना पड़ेगा कि आने वाले दिनों के अंदर जो है उनकी जो है वो कनेक्टिविटी जो है वो सही रहे। और जैसे हम हिमाचल के अंदर ही देखते हैं, बहुत से हमारे दूर दराज के जो स्कूल्स हैं उनकी कनेक्टिविटी जो है वो नहीं, हम बोल देते हैं कि कनेक्टिविटी है, तो बहुत सी जो है वो इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है। तो उसको सबसे पहले हमारे को दुरुस्त करना पड़ेगा। जब हम डिजिटाइजेशन की बात करते हैं तो उसमें ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने है और सरकार शायद इस दिशा में काम भी कर रही है। तो आने वाले दिनों के अंदर जो है वो फेजेस के अंदर शायद इस काम जो है वो ये हमारा होगा। तो एक शिक्षा के लिए और ख़ास तौर पर जो हमारी जो बात की जा रही है कि 2020 जो NEP 2020 है उसमें हम जो है वो पूरा बदलाव करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन या जो है वो हमारी स्किल की बात करेंगे। तो उसमें जो मैं यहाँ पर इसमें थोड़ा सा देख रहा हूँ कि जो रिक्वायरमेंट हमारे को बजट की रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल होनी चाहिए थी एजुकेशन के क्षेत्र में, वो इस बजट में भी लैग कर रही है। जो राइट फ्रॉम द हम 1964 से लेकर के ये बात बोल रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में हम 6% जो है वो GDP का खर्च करेंगे। तो यहाँ पर भी मैं इस बजट में ये देख रहा हूँ कि जितनी हमारे को इन्वेस्टमेंट या जितना एक्सपेंडिचर शिक्षा के क्षेत्र में होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। और ख़ास तौर पर आज जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो वो पर्याप्त नहीं है, तो उसमें हमारे को बढ़ाने की आवश्यकता है। और ख़ास तौर पर मैन पावर जो हमारे को जो रिक्वायर्ड है, जो हम आज जो बात कर रहे हैं टीचरों की कमी है, और उसमें उस दिशा के अंदर भी जो है वो थोड़ा सा बजट के अंदर अभी उसको देखना पड़ेगा कि क्या मतलब उसको डिटेल में उसको देख करके पता लगेगा। परंतु उस दिशा में हमारे को आगे बढ़ना है और तभी हमारी NEP 2020 जो है वो हमारी सक्षम होगी। और ख़ास तौर पर मैं यहाँ पर इस बजट में जैसे राजीव जी ने भी कहा था कि ये बजट जो है वो मध्यम वर्गीय, पहली बार जो है वो मध्यम वर्गीय बजट है। और ख़ास तौर पर क्योंकि मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ और ये जो बजट है, जहाँ तक मुझको लगता है ये बजट जो है वो जो हम जो पढ़ते हैं, थ्योरीज पढ़ते हैं, तो हमारे इकोनॉमिक्स में थ्योरीज आती हैं केन्जियन थ्योरी, जिसमें कहा गया है कि अगर जो है वो अगर हमारे को एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना है, तो अगर हमारे को डिमांड को इंक्रीज करना है, तो हमारे को परचेजिंग पावर लोगों के हाथ में देनी पड़ेगी। तो उस दिशा में एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े हैं। और आने वाले दिनों के अंदर भी ये, क्योंकि आपने जैसे बात की कि हमारा जो है हम जो विजन लेकर के चल रहे हैं, हम विकसित भारत का 2047 के लिए हम एक विकसित भारत का विजन लेकर के चल रहे हैं, तो उसके लिए भी एक बहुत आवश्यक है, क्योंकि 8% का ग्रोथ रेट हमारे को चाहिए। ऑल्दो अभी हम उसमें पीछे हैं, 6.4% के आसपास का ग्रोथ रेट जो है वो इसमें टारगेट किया गया है। तो उसमें बहुत सी चीज़ें अभी आगे जो है वो करने के लिए अभी बहुत सी चीज़ें हैं। तो इसमें जैसा आपने भी कहा था कि शिक्षा का क्षेत्र मेरे हिसाब से जो है वो बहुत अहम है, जिसमें अभी और बहुत करने की आवश्यकता है। ठीक है, काफ़ी ज़रूरत है और काफ़ी किया भी गया है। अब विकसित भारत के लक्ष्य की बात करते हैं तो फिर परचेजिंग पावर जाहिर तौर पे बढ़ना लोगों के उसमें ज़रूरी है। टूरिज्म इंडस्ट्री की बात की गई क्योंकि वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, रोज़गार जनरेट भी करता है और साथ ही साथ जो आम आदमी है उनके लिए नौकरी के अवसर भी पैदा करता है, काम के अवसर पैदा करता है। सुभाष जी, आपसे, क्योंकि हिमाचल टूरिज्म के सेक्टर में काफ़ी जाना माना नाम है देश भर में, वर्ल्ड लेवल पर भी। शिमला खुद अपने आप में एक टूरिस्ट साइट है, कुल्लू मनाली का एरिया यहाँ पर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टूरिज्म हब बनाने के लिए हिमाचल को और क्या चाहिए, कितना स्कोप यहाँ पर है, कितना आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और इस बजट में आप क्या देखते हैं? क्योंकि 50 या 60 सिटीज़ ऐसी हैं जिनको टूरिज्म सेक्टर में डेवलप करने की बात की गई इस बजट में। अगर आपको लगता है हिमाचल के भी उसमें कुछ एक नाम होंगे, क्योंकि अभी डिटेल्ड रिपोर्ट आई नहीं है, और अगर होंगे तो कौन से वो सेक्टर हिमाचल में सिटीज़ हैं जहाँ पर आपको लगता है किस तरह के स्कोप है? ये स्वाभाविक है कि शिमला एक विश्व स्तर पे एक टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ पूरे देश का भी और अंतर विदेश का भी जो है टूरिस्ट आता है। तो इसके अगर इस बजट में देखा जाए स्पेसिफिकली स्टेट वाइज तो नहीं है, कहीं भी मेंशन नहीं है, लेकिन जैसे कुछ इन्होंने 50 ऐसे कस्बों को डेवलप करना है जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड हो। तो हमारा अगर लाहौल स्पीति पूरा डिस्ट्रिक्ट लिया जाए तो बिल्कुल बुद्धिज़्म पे बेस्ड है। तो ये तो मुझे 100% पूरा है, भरोसा है कि हमारा एक जिला तो इसकी डेवलपमेंट में जरूर आएगा टूरिज्म में। और वैसे भी टूरिज्म के लिहाज से अगर देखा जाए तो मनाली है,
ये भी लगता एरिया है, कुल्लू मनाली वाला, लाहौल स्पीति, किन्नौर, अगर ये हमारा डेवलप होता है तो हम सामरिक दृष्टि से भी और टूरिज्म क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा इसमें डेवलपमेंट चाहेंगे। तो उसमें रेलवे ट्रैक भी, मैं रेलवे ट्रैक भी टूरिज्म से ही जोड़ना चाह रहा हूँ। वैसे मैं कालका शिमला रेलवे सोसाइटी का स्थायी सदस्य भी हूँ। तो एक तो ब्रॉड गेज की बात की होती, तो ऐसा तो नहीं है। अगर रेलवे सेक्टर के लिए कुछ आता है तो राइट इस हमारे प्लेन एरिया में तो एक्सटेंड हुआ है, लेकिन इस एप्पल बेल्ट में जो है कहीं भी ये रेलवे ट्रैक 1 इंच आगे शिमला से नहीं बढ़ा, क्योंकि एप्पल बेल्ट है। अगर इनका ट्रांसपोर्टेशन मालगाड़ियाँ अगर चलती है तो ये भी हमारा एक नेशनल इकोनॉमी को बढ़ावा देता है एप्पल। तो इसके लिए भी एक स्वाभाविक था। ये टूरिज्म से भी रिलेटेड है। टूरिज्म एक ऐसी चीज़ है कि ये बेरोजगारी से भी जुड़ा है। अगर इसमें स्वरोजगार के अवसर होंगे, चाहे उसमें होटल हो, रिजॉर्ट हो, क्रीड़ा गेम्स हो, दूसरी गेम्स हो और चीज़ें हैं, तो इसमें स्वरोजगार के अवसर होंगे, अन्य को रोजगार दे सकते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट का अब गवर्नमेंट जॉब में तो कोई वो नहीं है। तो इसलिए टूरिज्म में यहाँ बहुत ज़्यादा हमारे रोप वे है, मेट्रो का प्रावधान है, रोड्स का प्रावधान है। जो बजट में रोड्स का एलोकेशन होता है या रेलवे का एलोकेशन होता है वो फंड्स के हिसाब से, अमाउंट के हिसाब से होता है। उसमें पहाड़ी राज्य होने के नाते हिमाचल सफर रहता है। ये जो अलॉटमेंट होनी चाहिए ये माइलेज के हिसाब से होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ 8 to 10 टाइम्स रोड कंस्ट्रक्शन ज़्यादा है। इसमें रोड के साथ आपको रिटेन भी करना है और रिटेनिंग वाल भी लगेगी, तो इसके साथ इतना एक्सपेंसिव पड़ता है। प्लेन में बड़ी बनाई रोड होती है, तो ये हम चाहते हैं कि माइलेज के हिसाब से हो। ठीक है बालिक साहब। सो और टूरिज्म सिर्फ लोगों के लिए, रोजगार के लिए, सरकार के लिए भी इंपॉर्टेंट है और हिमाचल सरकार के लिए कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी अगर टाइम की हम बात करें, आम लोग क्या कुछ सोचते हैं इस बजट के बारे में, उसको लेकर भी रिएक्शंस हमारे पास आए हैं। शिमला से कुछ लोगों के रिएक्शंस आए हैं। शिमला में लोग क्या सोचते हैं आज के इस बजट को लेकर, पहले वो लोगों की राय देख लेते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, कुछ और सेक्टर्स की बात करेंगे। शिमला से लोगों के रिएक्शंस प्लीज़। दिल्ली में आज केंद्रीय बजट आया है जिसमें खासतौर पर मध्यम वर्ग को बड़ी राहतों की यहाँ पर सौगात दी गई है। चाहे टैक्स की बात कर लें या किसानों के लिए जो लोन लिमिट बढ़ाई गई है, इन तमाम चीज़ों को लेकर राहत महसूस कर रहा है मध्यम वर्ग। हमारे साथ कुछ लोग हैं। पर्यटन विभाग के हिसाब से अभी जो है 50 हिल स्टेशनों को जो कि बताया गया है कि भी जो है इनको हम मॉडिफाई करेंगे। जैसे कि हिल्स स्टेशन है, अभी उसमें ये नहीं खुलासा हुआ है कि हिमाचल प्रदेश के होंगे या फिर जम्मू कश्मीर के होंगे या उत्तराखंड के होंगे या फिर कहीं और के होंगे, तो वो अभी बताया नहीं गया है। यानी उम्मीद है आपको कि कुछ हिमाचल के लिए हो सकता है? उम्मीद है कि कुछ मिल सकता है, पर अभी ऐसा कुछ है नहीं। विभिन्न क्षेत्रों में विकास की ओर बढ़ने का जो एक इशारा मिल रहा है, और किसान है, बागवान है, गांव की बात हो रही है, तो युवाओं के लिए रोजगार की बात हुई है। तो अभी बजट की जो विस्तार से खबरें जैसे आ रही हैं, तो अच्छा बजट है। और जहाँ तक कर्मचारी या वेतनभोगी लोग हैं, पेंशनर हैं, उनको कर मुक्त मतलब 12 लाख की आय तक अगर उनको इनकम टैक्स रिलीफ मिलना है इस बार, वो पिछले लगभग 1 दशक के बाद 1 दशक बीत चुका है और बड़ी उम्मीदें थी और लोगों की आशाओं के अनुरूप ये बजट आया है। और इससे जो है राहत मिलेगी लोगों की जेब में। दवाइयों के दाम भी सस्ते, जहाँ तक जो अभी निकल कर सामने आया कि कैंसर की दवाइयाँ सस्ती होंगी और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें भी सस्ते होंगी। आपको लग रहा है थोड़ा महंगाई से, क्योंकि आम जनता जो है वो महंगाई की मार झेल रही है, इस तरह से अगर दवाइयों के दाम थोड़े सस्ते होंगे, थोड़े रिलीफ मिलेगा? आज घर घर में बीमार हैं लोग, दवाइयाँ हर घर में लगती हैं, तो उससे भी लोगों को राहत मिलेगी। और जो ये आप टीवी की बात कर रहे हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स हैं, तो टीवी भी तो आज हर घर में है, चाहे वो गांव है चाहे शहर है, इससे भी राहत मिलेगी। और जो ये कर मुक्त जो ये आपकी सीमा बड़ी है, इससे लोगों की जेब में जब पैसा आएगा और वो मार्केट में जाएगा, तो उससे लोगों का रोज़गार, चाहे जितने भी छोटे मध्यम कारोबारी हैं उनको लोगों के पास भी पैसा जाएगा। तो कुल मिलाकर के बजट जो है वो लोगों की आशाओं के अनुरूप है। और पिछले 1 दशक में जो भी बजट आए हैं, सीतारमण जी का 8वां बजट है, लेकिन इसको बड़ा अच्छा बजट मान रहे हैं। हम लोग समझते हैं कि अच्छा बजट
आया है। तो जिस तरह से आपने सुना, लोगों का साफ तौर पर कहना है, हालांकि मिलीजुली प्रतिक्रिया हैं, कुछ लोग खुश भी हैं, कुछ लोग निराश भी हैं, लेकिन कुल मिलाकर बजट को नए आयाम जो है वो हिमाचल प्रदेश हो या देश हो, विकास के स्थापित करेगा, इस तरह की अपेक्षाएं इस बजट से लगाई जा रही हैं। और अब तक का जो निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री है, उनका सबसे बेहतरीन बजट इसको शिमला की जनता ने करार दिया है। डीडी न्यूज़ के लिए शिमला से योगराज शर्मा। तो टैक्स रिबेट वाला जो ऐलान था, शायद पूरी महफिल लूट गया है। लोग इसी में इतने खुश हो रहे हैं कि इससे बेहतर बजट और हो नहीं सकता। लेकिन एक और बात इन्होंने, सौगात मिली है पूरी मिडिल क्लास, हाँ पूरी सौगात मिली है मिडिल क्लास को। खुश है मिडिल क्लास। एक जो मेडिकल फील्ड का इन्होंने बात करी, हमारे जो दर्शक थे, डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे मेडिकल फील्ड में कितना स्कोप है इंडिया में, क्योंकि इस बार के बजट में जहाँ तक जो कैंसर की दवाई की बात करी है, साथ ही साथ 36 और दवाइयाँ ऐसी हैं, ड्रग्स ऐसी हैं जो जिन पर ड्यूटीज़ या टैक्सेस जो हैं वो हटा दिए गए हैं, काफ़ी सस्ती उससे वो हो जाएंगी। कितना फ़ायदेमंद इंडिया के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और साथ ही साथ हिमाचल, क्योंकि जेपी नड्डा जी के टाइम हिमाचल में बिलासपुर को एम्स मिला था और अब उसको और स्ट्रेंथन करने की कोशिश की जा रही है। इस बजट से भी उम्मीद थी कि उसके लिए कुछ मिले। आपको लगता है कि मेडिकल सेक्टर के लिए और ज़्यादा कुछ किया जाना चाहिए था, या जितना किया गया वो कितना इंपॉर्टेंट, कितना आप मानते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण है, ख़ास तौर पर जिस दिशा की तरफ हम जो हैं वो बढ़ रहे हैं डेवलपमेंट के साथ कुछ हैज़र्ड्स होते हैं, और जैसे जैसे जो है हम विकास कर रहे हैं तो विकास के साथ कुछ बीमारियां भी आ रही, और कुछ इस तरह की भयावह जैसे कैंसर जैसी है, और उस दिशा के अंदर ये बहुत सकारात्मक चीज़ है कि 36 जो दवाइयां हैं वो उसको जो है वो टैक्स फ्री कर दिया गया है। तो एक वो पॉजिटिव है, और इससे न केवल जो हैं वो सब, चाहे वो गरीब होगा या अमीर होगा, वो उनको इसका बेनिफिट होगा, बल्कि इसका जो है ऑल्दो यहाँ पर जो है वो जो बहुत सी और भी हेल्थ की जो स्कीम्स है वो चल रही है, उसको और स्ट्रेंथन करने के लिए भी और स्कोप है। आप देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पर जो हैं वो बीमारियाँ, ख़ास तौर पर अगर देखें तो हम जो हैं वो भारत को जो डायबिटिक का जो है वो उसको कैपिटल बोल रहे हैं, और बहुत सी और इस तरह की जो लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं वो बढ़ रही हैं। तो उस दिशा में हेल्थ का जो एरिया है वो हमारे लिए बहुत अहम है, क्योंकि जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी आगे जो है वो हमारी प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन या काम जो है वो हमारा बढ़ेगा। तो इसलिए ये बहुत अहम चीज़ है कि स्वास्थ्य की तरफ जो है वो एक फोकस सरकार का है, और बल्कि इसके अंदर जो है वो और एरिया जो है वो और बढ़ना चाहिए था। अब जैसे मैंने पहले भी कहा था कि सरकार ने जो है वो इस बजट में जो है प्रोविज़न रखा है कि मेडिकल सीट्स जो हैं वो बढ़ाएंगे, हर साल जो है 10,000 सीट्स जो हैं इसको इंक्रीज़ करेंगे आने वाले दिनों के अंदर, ताकि जो हमारा मेडिकल जो है वो एरिया जो है वो और इंक्रीज़ हो, सुविधाएँ और हमारी बढ़ें। और अब आप देखते हैं कि अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर हमारी जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं वो भी पर्याप्त नहीं है, उसमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। भले ही ये जो मतलब एरिया है अभी पूरी तरह से नेग्लेक्ट नहीं है, अभी उभर के आ रहा है, सरकार की इस तरफ देख रहे हैं, बहुत कुछ इसमें जो है वो करने के लिए है। स्वास्थ्य ये खास तौर पर जो वेलफेयर की स्कीम है उसमें शिक्षा बचता है, स्वास्थ्य बचता है, तो उसमें सरकार का फोकस जो है वो जाहिर तौर पर ज़्यादा होना चाहिए। और ख़ास तौर पर इसमें क्योंकि गरीब लोग जो हैं वो उन पर इसकी बहुत ज़्यादा मार पड़ती है। अगर वो बीमार हो जाता है तो बीमार के साथ उसकी एक तो रोजी रोटी उसकी नहीं चलेगी, उसका रोज़गार छिन जाएगा, और उसका एक्सपेंडिचर, उसका दवाइयों के ऊपर जो है वो खर्चा होगा। और सरकार जिस तरह से जो है वो आयुष्मान भारत और इस तरह की स्कीम्स और कर रही है, तो वो बहुत ज़रूरी है यहाँ के लिए, ताकि हम एक जो मिशन लेकर के चले कि स्वस्थ भारत आगे बढ़े, तो वो तभी बढ़ेगा जब हम इस तरह की स्कीम्स को जो है वो आगे विकसित भारत के साथ साथ स्वस्थ भारत भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी विकसित भारत का वो टारगेट अचीव हो सकता है। उस टारगेट के अचीवमेंट में इंडस्ट्रियलाइजेशन का भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, और किसी भी स्टेट या किसी भी कंट्री को ग्रो करने के लिए इंडस्ट्रीज सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है बेसलाइन इंडस्ट्रीज ही होती हैं, क्योंकि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर आप अपना बिल्ड करते हैं, तो जाहिर तौर पर उसका फायदा पूरे नेशन को होता है, पूरे देश को होता है। इस बजट में इंडस्ट्रीज के लिए भी कुछ छोटे ऐलान, चाहे एमएसएमई का हो, चाहे जो स्पेशल क्रेडिट कार्ड बनाने का एक ऐलान किया गया था सरकार की तरफ से, वित्त मंत्री की तरफ से, साथ ही जो लोन की सीमा है, लोन गारंटी, वो 10 करोड़ से 20 करोड़ ऐसा भी कुछ उसमें अनाउंसमेंट किया गया था। एमएसएमई पर कितना फोकस किया गया है, और आप क्योंकि खुद भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो कितना इंपॉर्टेंट आप मानते हैं कि फोकस इस इंडस्ट्री की तरफ ज़्यादा रहना चाहिए किसी भी बजट में? इस बजट में तो कितना रहा है वो तो आप बताई दीजिए। देखिए जी, एमएसएमई मतलब क्या है? काफ़ी एमएसएमई बोलते हैं। एमएसएमई स्टैंड फॉर माइक्रो,
स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, इसकी जो परिभाषा है वो चेंज कर दी गई है, जो कि बेहतरी के लिए है। हालांकि हिमाचल को कितना बेनिफिट मिलता है वो एक अलग विषय है। हाँ। क्योंकि हिमाचल में ना तो रॉ मटेरियल है, ना तो मार्केट है, ना यहाँ इंडिजिनियस एंटरप्रेन्योर भी है। तो वहाँ पे एक स्वरोजगार का भी एक सीमा है। पर लेकिन पूरे देश की हम बात कर रहे हैं, बजट तो यूनियन बजट है, हिमाचल का बजट नहीं है। तो माइक्रो की जो सीमा है या स्मॉल की या मीडियम की, उसको 2.5 गुना बढ़ा दिया गया है। जो पहले 1 करोड़ की सीमा होती थी इन्वेस्टमेंट की, उसको 2.5 करोड़ कर दिया। ऐसे बाकी सेक्टर्स में भी कर दिया है। टर्नओवर की जो सीमा है वो भी डबल कर दी गई है। जो 5 करोड़ थी वो उसको 10 करोड़ पे कर दिया, जिससे कि जो इंसेंटिव मिलते थे एमएसएमई को, बिकॉज एमएसएमई एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जिससे कि 45% की जो है, जो हमारी एक्सपोर्ट है वो एमएसएमई के सेक्टर से होती है। तो वो बहुत बड़ा एक एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है। लगभग कोई 1 करोड़ के आसपास जो है इस टाइम एमएसएमई में रजिस्टर्ड है। और ये माना जाता है कि करोड़ों की संख्या में इसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एमएसएमई में जुड़े हुए हैं। अब इसमें जो ऋण की सुविधा कर दी है वो भी आसान कर दी गई है थोड़ी सी, कि उसमें गवर्नमेंट जो है आपका गारंटी रहेगा। और वो आप पहले 10 करोड़ की सीमा होती थी, उसको बढ़ा के भी 20 करोड़ कर दिया गया है। तो एक एमएसएमई को इम्पेचुअस तो दिया जा रहा है। पर लेकिन अगेन क्वेश्चन ये आता है कि जो हम इस टाइम अगेन जो मुझे डिस्टर्ब करता है वो है हिमाचल के लिए। कि हिमाचल के लिए ये शायद जो यहाँ पे ग्रोथ इंजन जो इस बजट में थे वो है पावर के, एक ग्रोथ इंजन है, एक अर्बन डेवलपमेंट का है, एक टूरिज्म का है, ठीक है ना, और एक आपका फाइनेंस का है। तो ये चारों पांचों जो पहलू जो हैं ग्रोथ इंजन के, वो यहाँ पे हिमाचल में कम से कम ये चीज़ यहाँ पे लगभग जो 70 लाख की पॉपुलेशन है उनको ये उसका वंचित रहेंगे। उसमें थोड़ा सा हिमाचल के लिए थोड़ा सा इस बजट में अगर जो कुछ दे देते तो अभी वंचित समझते हैं कि हिमाचल के लिए कोई वंचित ही है, यहाँ पे कुछ देना नहीं। अर्बन डेवलपमेंट की आपने बात की, एक अर्बन चैलेंज फंड भी बनाया गया है शायद 100,000 करोड़ का, 100 या 1000 करोड़ का, 1000 करोड़ उसमें भी हो सकता है हिमाचल के कुछ शायद फाइन प्रिंट में कुछ आ जाए कि हिमाचल को भी कुछ दिया। टूरिज्म में हो सकता है कि बुद्धिस्ट सर्किट है किन्नौर का, हिमाचल का डेजर्ट टूरिज्म आ सकता है। बुद्धिस्ट टूरिज्म का, डेजर्ट टूरिज्म का भी आ सकता है। और मुझे लगता है कि शायद 100% वो कहीं ना कहीं फाइन प्रिंट पे कुछ ना कुछ दिया होगा। उसको डिटेल में देखने का पता चलेगा। अब रेल नेटवर्क की बात आप कर रहे थे सुभाष जी, रेल नेटवर्क हिमाचल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा अभी तो जो रेल नेटवर्क है वो तो शायद वही ब्रिटिश काल का चला रहा है अभी तक। शिमला काल का की आप बात कर रहे थे, जिसके आप मेंबर भी हैं सोसाइटी के। अब हिमाचल में रेल नेटवर्क अगर हम बाकी डिस्ट्रिक्ट की बात करें, जैसे अभी जो काम चल रहा है जिसमें चाहे चंडीगढ़ बद्दी का रेल लाइन हो, शायद इसी साल दिसंबर तक उसका टारगेट है पूरा किए जाने का। पंजाब के अनंतपुर साहिब से बिलासपुर तक का जो भानुपल्ली का 63 किलोमीटर का ट्रैक है। इसके अलावा हिमाचल में कितना स्कोप आप देखते हैं रेल लाइन का? और ये रेल लाइन जो बन रही हैं जब पूरी हो जाएंगी, हालांकि पूरी होने के लिए अभी स्टेट और सेंटर में इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, स्टेट गवर्नमेंट कह रही है कि थोड़ा उसमें सहयोग सेंटर का ज़्यादा मिले, कितना इंपॉर्टेंट आप मानते हैं हिमाचल में रेल लाइन को? और शिमला ये चंडीगढ़ और बद्दी वाली रेल लाइन की क्या अहमियत आपकी नज़र में? ये भी उस टाइम जब हुई थी दोमल साहब के टाइम में, भानुपल्ली वाली, तो इसके पीछे भी बैकग्राउंड सामरिक दृष्टि से ही था। और अगर हम शिमला से प्रपोज करें और ये भी चाइना बॉर्डर तक, तो ये भी सामरिक दृष्टि से, और इसमें सेंटर गवर्नमेंट का ही सारा योगदान रहेगा। सब्जेक्ट टू की लैंड प्रोवाइड स्टेट ने करनी है, तो उसमें तो लैंड एक्विजिशन के आधार पे जैसे भी होगा, उससे टूरिज्म को तो बढ़ावा मिलेगा ही, लेकिन हमारा देश भी सुरक्षित रहेगा। आर्मी की आवाजाही बिल्कुल उस पर रहेगी, व्यापार बढ़ेगा, सारी चीज़ें हैं। तो ये दोनों तरफ जो है ये बन सकती है। ये प्रपोजल बहुत पहले से भी थी, और जैसे 4 लेन का भी हुआ है, 4 लेन के भी पहले नहीं था, तो अब ये ऊपर तक सारा इसका रूट बना है। इससे सारा हमारा प्रदेश को मैक्सिमम टूरिस्ट सेक्टर में फ़ायदा होगा। टूरिज्म के लिए रेल लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होती है। साथ ही हिमाचल में टूरिज्म के लिए एक और सेक्टर आप जो बता रहे थे, स्टेट की ग्रोथ के लिए जो वाटर गेज की आपने बात करी थी, जल जीवन मिशन जो बढ़ाया गया है 2028 तक के लिए, उसका क्या आप रोल देखते हैं और उसकी हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में कितनी इंपॉर्टेंस आप मानते हैं? वो भी जैसे मैं बता रहा था कि ये टूरिज्म से जुड़ा बेरोजगारी का मुद्दा भी है। तो टूरिज्म से जुड़ा एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर का भी मुद्दा है। अगर हमारे एग्रीकल्चरिस्ट को ये फ्री का बीज देते हैं, खाद देते हैं, दूसरे औजार देते हैं, बीज उगाते हैं, लेकिन वो सूख जाते हैं। असेंशियल चीज़ तो सिंचाई है। इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन हो, स्प्रिंकलिंग इरिगेशन हो,
लिफ्ट इरिगेशन हो, ये सिंचाई योजनाएं देनी पड़ेगी। उससे क्या होगा, जो हमारा अपना एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट होगा, फ्लावरिकल्चर में हिमाचल बहुत आगे है। ये चीज़ें जब हमारी अपनी होगी, टूरिस्ट को अट्रैक्शन तो होगी, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा और बेरोजगारी में भी काफ़ी हद तक समस्या हल ठीक है, बेरोजगारी भी समस्या हल हो सकती है, साथ ही जो पर्यटन कारोबार हिमाचल का है उसको भी पंख लग सकते हैं। कुछ और रिएक्शंस हमारे पास आ रहे हैं मंडी से, कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। मंडी के लोग क्या कुछ कह रहे हैं इस बजट को लेकर, उसके बारे में पहले सुनते हैं, जानते हैं, फिर इसके बाद किसानों के बारे में बात करेंगे, किसानों के इस बजट में क्या कुछ था। पहले मंडी के लोगों के रिएक्शंस प्लीज। केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए वार्षिक बजट में हर वर्ग को राहत देने की जो है वो कोशिश की गई है। जहां टैक्स स्लैब में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, वहीं किसानों, युवाओं से लेकर हर वर्ग को साधने का जो है वो केंद्र सरकार द्वारा प्रयास किया गया है। आइए जानते हैं मंडी जिला की प्रबुद्ध जनता केंद्र सरकार के इस बजट को लेकर क्या कुछ कह रही है। मैं मंडी व्यापार मंडल की तरफ से सरकार का धन्यवादी हूँ। थोड़ा जिन्होंने व्यापारियों के बारे में सोचा, ये पहली बार हुआ है जो रिलैक्सेशन हमें मिली। 12.75 जो टैक्स आ गया, तो उससे व्यापारियों को काफ़ी राहत मिलेगी, उसके लिए सरकार का धन्यवाद। मोदी सरकार ने जो जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं उनमें से ड्यूटी को ख़त्म करके उसके रेटों में एकदम डाउनफॉल आएगा, वो भी राहत की सांस ली है। इससे आम गरीब जनमानस जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपने आप को, पहले तो आयुष्मान भारत से और अब ये जीवन रक्षक दवाइयों से अपने आप को काफ़ी राहत महसूस करेगा। और आत्मनिर्भर भारत के लिए जो खिलौना उद्योग, छोटे छोटे उद्योग बनाए जाएंगे, भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक प्रबल कदम है। उसमें जो टैक्स दाताओं को जो राहत दी है, 7 लाख से 12 लाख का ये कर दिया, इसके लिए हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। बल्कि थोड़ा और ज़्यादा हो जाता तो ज़्यादा अच्छा था, पर फिर भी कई सालों के बाद जो है ये किया गया है, तो इसके लिए सरकार का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। क्योंकि जो टैक्स पेयर्स हैं, जो खासकर जो कर्मचारी वर्ग है, उनके लिए भी बड़ा मुश्किल था। क्योंकि जो जैसे पेंशन बढ़ी या सैलरी बढ़ी, उसके मुताबिक जो है वो जो पिछला स्लैब था 7 लाख का, वो जो था वो बहुत कम था। तो ये जो 12 लाख का किया, ये बहुत ही अच्छा एक सराहनीय का। बाकी ये जो कैंसर की दवाइयाँ हैं, ये जो कैंसर की दवाइयाँ, इनको भी जो इसका फ्री कर दिया है, टैक्स फ्री किया है ना, टैक्स फ्री किया गया, ये भी ये बड़ा सराहनीय कदम है। ये भी बहुत ही, हमारे देश में ये जो IIT संस्थान है, ये देश की प्रगति में एक महत्वपूर्ण संस्थान होते हैं और इनकी अगर विस्तारीकरण की जो बात कही गई है वो एक स्वागत योग्य कदम है। जैसे कि पटना IIT या जो दूसरी IIT की, उनका तो स्पेसिफिक उसमें जिक्र किया ही गया है, लेकिन हम तो ये चाहेंगे कि जैसे हिमाचल प्रदेश में मंडी में जो IIT अभी हाल ही में कुछ वर्ष पहले बनी है, तो उसका भी, उसके विस्तार और विकास के लिए भी इसमें ज़्यादा प्रावधान किया जाना चाहिए। तो हम ये समझते हैं कि IIT में जो विस्तार की जो बातें हैं वो एक स्वागत योग्य कदम है और केंद्रीय बजट में इसका प्रावधान किया गया है, ये बहुत अच्छी बात है। मंडी की अगर बात करें तो मंडी के लोगों में केंद्र सरकार के इस बजट को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग जहां केंद्र सरकार का आभार जता रहे हैं, वहीं लोगों को यह भी उम्मीद है कि इस बजट से देश के विकास को नई दशा और दिशा मिलेगी। DD न्यूज़ के लिए मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज। तो सेक्टर्स करीब करीब सारे ही कवर हुए हैं, लेकिन कुछ लोगों को लगता है वो 12 लाख तक का भी कम लग रहा है आंकड़ा, कि थोड़ा और बढ़ जाता तो वो तो ग्रिड कभी खत्म नहीं होगी ज़्यादा अच्छा होता। फार्मर्स की थोड़ी सी बात करेंगे। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ा दी गई है, साथ ही साथ एक धन धान्य योजना किसानों के लिए शुरू की गई है। फार्मिंग को काफ़ी ध्यान में रखा गया है इस बार के बजट में। कितना इंपॉर्टेंट, क्योंकि मध्यम वर्ग के बाद किसान वो दूसरा तबका है मेरे हिसाब से इंडिया में जो ज़्यादा फोकस में रहना चाहिए। और इस बार के बजट में कितना इंपॉर्टेंट हम मानते हैं किसानों की तरफ, कितना ध्यान दिया गया है? इस बार के बजट में जैसे 4 एरियाज जो हैं वो किए, तो सबसे पहले उसमें आपने देखा एग्रीकल्चर है, MSCM है और इन्वेस्टमेंट है और एक्सपोर्ट है।
तो एग्रीकल्चर उसमें टॉप प्रायोरिटी पे रखा गया है। तो उसमें जो है वो ख़ास तौर पर जो है वो वही इनकम को बढ़ाने की बात जो की गई है, किसान क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो 3 लाख से बढ़ा करके 5 लाख, ताकि जो है वो अपनी एग्रीकल्चर के अंदर न्यू इनोवेशंस या और वो जो हैं वो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स खरीद सके, उसके लिए जो है वो इंक्रीज़ किया, वो एक बहुत अच्छी पहल है। और उसी के साथ और जो इस बजट में ख़ासतौर पर एग्रीकल्चर के लिए मैं देख रहा हूँ, जैसे आपने यहाँ पर ख़ास तौर पर पल्सेस की जो प्रोडक्शन है वो हमारे वो कम रहती है यहाँ पर, और ऑयल, एडिबल ऑयल का जो है वो इसमें ख़ास तौर पर इसमें जो है वो अलग से मिशन की बात की गई है कि इसमें जो है वो एक पल्सेस मिशन होगा या एडिबल ऑयल मिशन होगा, और ख़ास तौर पर इन एरियाज़ में हमारे पास जो है वो हाई यील्डिंग वैरायटी इसके सीड्स नहीं थे, तो उसमें फोकस दिया गया और मिशन मोड पे इसको डाला गया है। तो एक ताकि हम जो है आत्मनिर्भरता की बात की गई कि ऑयल सीड के अंदर या पल्सेस के अंदर जो है वो हम आत्मनिर्भर बने, तो एक पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर जो है वो एग्रीकल्चर को जो है वो हम इसके अंदर जो है वो देख रहे हैं। और एग्रीकल्चर के अंदर जो इस तरह की जो चीज़ें हैं, और ख़ास तौर पर जो एक थोड़ा सा कहीं लैग में जो इसमें जो देख रहा हूँ कि जो जहाँ पर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता था आज के दौर में, कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा अगर हम देखते हैं तो G20 देशों में भी हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वो बहुत अधिक है, 9.4 के आसपास जो है वो हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है। तो वो एरिया जो है वो शायद एग्रीकल्चर के साथ नहीं जोड़ पाया। ख़ास तौर पर इस तरह की स्कीम्स जो हैं, चाहे मनरेगा की जैसी स्कीम है जिसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात होती और रूरल डेवलपमेंट की अगर बात होती, तो उस दिशा में मैं देख रहा हूँ इस बजट जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो पिछड़ा हुआ है। और जो है वो जिस तरह से कृषि को बढ़ावा मिलना चाहिए था, उस दिशा में कृषि को बढ़ावा नहीं मिला। और ख़ास तौर पर जैसा हमारा प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, ज़्यादातर जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर लोग रहते हैं, या हॉर्टिकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है या एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, तो उसमें मैं जो देख रहा हूँ तो उसमें हमारे को बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला है। अब जैसे अभी पहले चर्चा हो रही थी कि यहाँ पर भी उसी तरह से जैसे जो है वो बिहार के लिए मखाना बोर्ड जो है वो बनाया गया है, तो हिमाचल की इकोनॉमी, क्योंकि 5,000 करोड़ रुपए की जो इकोनॉमी है वो हमारी एप्पल इकोनॉमी है, तो उस तरह उस दिशा के अंदर जो है वो हमारा जो है उसी तरह का कोई एप्पल बोर्ड इस तरह का बनता, और उसमें जो है वो जो है वो या हमारी जो है वो इम्पोर्ट ड्यूटी घटाई जाती है, क्योंकि बार-बार मांग हो रही है कि उसे 100% तो वो इस दिशा में नहीं है। तो हिमाचल जो है वो इस बजट में कोई बहुत ज्यादा हिमाचल लाइमलाइट में नहीं रहा है। अगर हम स्टेट की बात करें, हिमाचल की बात करें हिमाचल की, तो वो थोड़ा रडार पे नहीं है। मैं वही कहने वाला था कि हिमाचल थोड़ा वंचित रह गया, चाहे वो बागवानी के क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी भी टूरिज्म के क्षेत्र में हो, कहीं ना कहीं जो है एक एक्सपेक्टेशन थी कि हमें बाय नेम तो किसी स्टेट का नाम आया नहीं मेरे साथ। बिहार का आया है, बिहार कारण है। बिहार को 3 अड्डे भी दे दिए, एक अड्डा हमारे को भी दे देते भाई। कोई सरफेस ट्रांसपोर्ट की बात कर देते। 65 सेंटर ड्रिवन पॉलिसीज है जो हिमाचल में चलती हैं, उसके लिए करीब 5,000 करोड़ एनुअल आता है सेंटर से, और सुखू साहब ये चाहते हैं कि थोड़ा सा और उसमें बढ़ोतरी हो जाए। उनकी ये डिमांड या उनकी इच्छा कितनी जायज आप मानते हैं? मैं तो आप ये समझता हूँ कि जिस तरह के हमारे पास अपने पास हिमाचल के पास कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्च करने के लिए कोई साधन नहीं है। अब हम जो है सिर्फ सेंटर की स्कीम्स के ऊपर निर्भर हो गए हैं। हम एक तरह की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो मिडिल मैन बन गई है। ठीक है ना, सरकार की जगह भाई यहाँ पे आएगा, इस हाथ से आएगा, इस हाथ से दे देंगे। ठीक है ना, मिडिल मैन के अलावा सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है। टारगेट भी किए जाते हैं। एक थोड़ा सा फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस में कहीं ना कहीं हिमाचल को एक फिस्कल जो है पैकेज वो अनिवार्य हो चुका है कि उनको मिलना चाहिए। ठीक है, हमारी जनसंख्या सिर्फ 70 लाख की है, 140-150 करोड़ में कहीं भी स्टैंड आउट नहीं करते, पर फिर भी हम पार्ट यूनियन का है, और हम एक जो है बॉर्डर स्टेट है। हम अगर ये कंपेयर करें जम्मू कश्मीर के साथ, भाई जम्मू कश्मीर में आपको फिर भी योजनाएं मिल रही हैं, वहाँ पे प्राइवेट इंडस्ट्री को भी IDS स्कीम्स के थ्रू कोई ना कोई प्रलोभन मिल रहा है। लेकिन हिमाचल में थोड़ा सा साइडलाइन का रखा है थोड़ा सा। ठीक है, कुछ और रिएक्शंस भी हमारे पास हैं। धर्मशाला से लोगों के रिएक्शंस हैं। धर्मशाला के लोग क्या कुछ कर रहे हैं वो दर्शकों को दिखाते हैं, सुनाते हैं, उसके बाद इसको कंक्लूड करेंगे डिबेट को। धर्मशाला से रिएक्शंस प्लीज।
इस आम बजट को लेकर धर्मशाला के लोगों की क्या राय है, वो इस बजट को कैसा मानते हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। केंद्रीय सरकार का बजट अच्छा लग रहा है, कुछ संतुलित बजट है और ये जो 12 एक मध्यम वर्ग के लिए काफ़ी अच्छा बजट है, जिसमें 12 लाख आय तक कोई इनकम टैक्स का चक्कर ख़त्म हो गया, जिसकी लंबे समय से मांग की जा रही थी और सभी वर्गों के लिए लग रहा है कोई संतुलित बजट है। ये बजट प्रेजेंट की परिस्थितियों और फ्यूचर को देखते हुए बनाया गया है, इस प्रकार लग रहा है। सर्वप्रथम तो इसमें मतलब कि जो मध्यम वर्ग की डिमांड थी बहुत समय से कि टैक्स स्लैब को बढ़ाया जाए, तो वो 12 लाख तक कर दिया गया है। दूसरा, इसमें 36 दवाएं जो हैं, जिसमें काफ़ी गंभीर बीमारियों की से रिलेटेड दवाई हैं, उसमें कर छूट दी गई है। साथ ही साथ इसमें 10,000 मेडिकल सीट्स, स्टूडेंट्स की सीट्स बढ़ाई गई हैं, हर वर्ष बढ़ाई जाएंगी, इस प्रकार का से कहा गया है। साथ ही साथ होम स्टे, जैसे हम यहाँ पर्यटन नगरी में हैं, रहता हूँ मैं धर्मशाला में, तो ये होम स्टे क्रिएशन पे भी मुद्रा लोन दिया जाएगा, इस प्रकार का उन्होंने बात की है। और साथ ही इसमें आप स्टार्टअप इंडिया योजना को देखें तो उसमें 20,000 करोड़ रुपया का अनुदान सरकार ने दिया है, जिसमें R&D करना और स्टार्टअप खोलने तक के लिए लोनिंग वगैरह देना भी उसमें शामिल है। तो इस प्रकार से बहुत सारी अलग अलग डाइवर्स स्थितियों में देखा जाए तो बहुत ही अच्छा बजट है। और अभी जैसे आप देखें तो इसमें एक सीनियर सिटीजन्स के लिए जो पहले जो मतलब 50,000 पे छूट होती थी टैक्स पे, TDS पे, अब वो 1 लाख कर दी है बचत पे छूट, तो ये एक अच्छा कदम है। जो हमारा इनकम टैक्स का जो बड़े लंबे समय से डिमांड थी सभी की, मध्यम वर्गीय परिवारों की और अन्य लोगों की भी, वो 12 लाख से बढ़ाकर सीमा जो है 12,75,000 कर दी गई है, 5 लाख से बढ़ाकर। वो बहुत ही एक अच्छा सराहनीय कदम है। इसके अलावा जो उद्योगों के लिए, लघु उद्योगों के लिए भी सराहनीय कदम उठाए गए हैं। जो लोन गारंटी की सीमा उनकी 10 करोड़ से 15 करोड़ कर दी गई है और साथ में जो 10 लाख रुपए से अधिक लोगों को उद्योगों के लिए क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। मेडिकल एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा उन्होंने दिया है, जिसमें 75,000 सीटें 5 सालों में बढ़ाई जाएंगी। वो बहुत अच्छा सराहनीय कदम है। केंद्र सरकार की ओर से आज पेश किए गए आम बजट पर प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला के लोगों ने जो है वो खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि ये बजट जो है बहुत ही सराहनीय है और सीमित संसाधनों के बावजूद जो है केंद्र सरकार ने प्रत्येक वर्ग का ध्यान इसमें रखा है और हर वर्ग को कुछ न कुछ देने का प्रयास किया है। साथ ही लोगों ने ये भी कहा है कि जिस प्रकार MBBS में जो है केंद्र सरकार की ओर से हर वर्ष 10,000 सीटों की बढ़ोतरी की गई है, यानी कि 5 साल में 75,000 सीटें जो है MBBS में बढ़ेंगी। साथ ही जो सरकारी स्कूल है उनके डिजिटलाइजेशन को लेकर के जो सरकार की ओर से घोषणा की गई है, उसकी धर्मशाला के लोगों ने सराहना की है। DD न्यूज़ के लिए धर्मशाला से विपिन शर्मा। तो चाहे IIT हो या फिर मेडिकल साइंस हो, MBBS हो, नौकरी पेशा वर्ग हो, हर सेक्टर को छूने की कोशिश की गई है और नौकरी पेशा सेक्टर पे तो पूरी तरह फोकस ही ये बजट रहा है। मेडिकल साइंस की तरफ सुभाष जी, जिस तरह का रुझान, जिस तरह का फोकस वित्त मंत्री की तरफ से आज देखने को मिला, उसकी तरफ आपको क्या लगता है कि कितना इम्पोर्टेंट है और कितना स्कोप इसमें और है? सबसे पहले तो मैं जो मेडिसिन 36 या 37 मेडिसिन में बताया इन्होंने, कोई रेट्स कम हुए, रेट्स कम करने की बजाय उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने में अगर जोर दिया होता, हमारे अगर बद्दी में जितनी भी मेडिसिन फार्मेसी है उनमें आए दिन हम देखते हैं सबके सैंपल फेल होते हैं और वो लोगों के जीवन से खिलवाड़ होता है। तो जहां मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग है उसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कोई ऐसी इसमें बजट में प्रक्रिया होती तो जो ऑल ओवर इंडिया, ताकि लोगों के जीवन से खिलवाड़ ना हो सके। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी और गुणवत्ता की आप बात कर रहे हैं। क्लोजिंग रिएक्शन सर पूरे बजट को, आज के आप जो बजट आज का पूरा रहा है करीब 60 लाख करोड़ का आई गेस टोटल बजट था, जितने भी सेक्टर्स छूने की कोशिश वित्त मंत्री ने की है, ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू आपका इस बजट के बारे में कंक्लूड करते हुए प्लीज़। ओवरऑल बजट जो है वो एक विकसित भारत 47 की तरफ ले जाने वाला एक कदम है, क्योंकि बहुत सी चुनौतियां भी हैं। क्योंकि अभी जो है अगर हम प्रेजेंट में देखते हैं तो हमारा ग्रोथ रेट काफ़ी
जो है वो कम चल रहा था, इन्फ्लेशन हमारा बढ़ रहा है, तो उस दिशा की तरफ जो है अगर हम देखें तो एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ है। परंतु बहुत सी चीज़ें अभी और करने की है, या कुछ एरियाज जैसे हैं रूरल डेवलपमेंट एरिया जो है वो नेग्लेक्ट रहा है, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वो उस तरह से नहीं बजट में, मतलब वो नहीं आया जिस तरह से वो आना चाहिए था। अर्बन एरियाज़ के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का अलग से प्रोविज़न रखा गया है, तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो है इस बजट में कोई ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है जो होना चाहिए था। और जो दूसरा एक जो इसमें थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ, एम्प्लॉयमेंट को लेकर के जो है वो सारे लोग चिंतित हैं कि डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट या जो एम्प्लॉयमेंट बढ़नी चाहिए थी, MSME की बात की गई है, उसका जो है डबल कर देंगे, क्रेडिट लिमिट उसकी डबल कर दी जाएगी, और बहुत से एरिया जो हैं वैसे हैं जिसमें इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। वो कितनी बढ़ती है अब वो, क्योंकि इन्फ्लेशन भी उसके अंदर आएगा, कितना इन्वेस्टमेंट उसके अंदर जाता है, तो वो देखने की चीज़ है। परंतु सीमित साधनों के अंदर अगर हम देखें तो एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ ले जाने वाला 2047 तक एक विकसित भारत की तरफ। ठीक है सर, फाइनल कमेंट प्लीज। देखिए, ग्लोबल चैलेंजेस अनेक हैं, चाहे वो ट्रंप जी के टैरिफ हैं, चाहे यूक्रेन वॉर की बात है रशिया के, चाहे AI के जो डीप स्टेट, डीप सीक वगैरह, चैलेंजेस बहुत हैं। कई क्वेश्चन जो है आउट ऑफ सिलेबस आएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हमारा जो बजट है, ठीक है, आय और व्यय का एक लेखा जोखा है, पर सिलेबस से पूछे गए सवालों में पास हुआ है। पास हुआ है, उसमें खराब उतरता है बजट मैक्रो लेवल पे। पर अगेन निराशाजनक जो बात है वो है कि हम एज हिमाचल जो है वो थोड़ा सा उससे वंचित रहे। ठीक है, उम्मीद है कि अगले बजट में हिमाचल पर फोकस किया जाएगा, हिमाचल पे फोकस किया जाए। जो सेक्टर्स है, खासकर चाहे बागवानों का हो, सेब का मुद्दा हो, जल मिशन की सर ने बात करी, या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ का मुद्दा हो, तो हिमाचल को लाइमलाइट पर रखा जाएगा। और उम्मीद है कि इस बार जो छुपे हुए फैक्टर्स हैं, हिडन फैक्टर्स जो सामने नहीं आ पाए हैं, क्या पता हिमाचल का उसमें जिक्र हो, अभी तो हमने पढ़ा नहीं है, जाना नहीं है, बट उम्मीद ये है कि हिमाचल के शहरों का, हिमाचल की इकोनॉमी का उसमें जिक्र होगा। आप तीनों मेहमानों का हमारे खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए शुक्रिया। और विकसित भारत की ओर एक बढ़ता कदम इस बजट को हम मानकर चल रहे हैं, क्योंकि हर सेक्टर को छूने की एक तरह से कोशिश केंद्र सरकार की तरफ से, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से अपने इस 8वें बजट में आज की गई है। रिकॉर्ड 8वां बजट ये उनका था, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। लेकिन आने वाले वक्त में देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ऐलान आज किए गए, नौकरी पेशा वर्ग के लिए बड़ा ऐलान किया गया, जिसकी वजह से ये पूरा बजट आज लाइमलाइट में रहा। हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगले अंक में आज की बात में कुछ और मेहमानों के साथ कुछ और नए टॉपिक लेकर फिर हाजिर होंगे। अभी के लिए फिलहाल इस पर चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।